वेलकम बैक। आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो देख पा रहे हैं मौर्य कला यानी मौर्य से संबंधित ये जो है आपका तीसरा वीडियो है। ठीक है, आप अगर दूसरा वीडियो पहला और दूसरा नहीं देखें तो जरूर देखिए, क्योंकि क्रम रूप से आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है मेरे दोस्तों। अगर आप आज समझते हैं और लिखते हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा। ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। मैं उन बातों को आप ऐसे सोचते होंगे कि सर क्या हमें समझ में आए, एकदम समझ में आएगा। पूरा समझने का तो प्रयास कीजिए, साथ साथ लिखने का प्रयास कीजिए, पूरा आपको समझ में आएगा। ऐसी बात नहीं है। तो आइए हम सबसे पहले मौर्य कला की बात करते हैं। क्या मौर्य कला से भी पहले कोई कला थी? जी हाँ, पहले जो थी हमने सिंधु घाटी सभ्यता में कला के बारे में देखा था कि कला कैसे थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात, जब सिंधु घाटी सभ्यता जो आप लोग पढ़े नहीं होंगे तो हमने वीडियो में बना रखा है, तो वहां पर आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात कला की जो शुरुआत होती है वह मौर्य कला में। ठीक है, मौर्य काल में इसकी शुरुआत होती है, देखने को मिलती है, और तथा इसका विकास ही मौर्य काल में होता है। ठीक है, कौन से काल में? मौर्य काल में होता है। जैसे कला की बात करिए तो कला किस तरीके से दर्शाए गए हैं मौर्य कला में? या लेखों पर, कुछ स्तंभों पर, ठीक है, कुछ गुहा लेखों पर, और कुछ जो है इनके स्तूपों द्वारा भी बताए जाते हैं। अब हम बात करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अशोक के धर्म क्या थे, धर्म प्रचार के लिए उन्होंने क्या क्या, कैसे कैसे प्रचार किया, उनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात मौर्य काल में कला की शुरुआत होती है। यहाँ तक याद तो करेंगे। और शिलालेख से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, जो भी एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो बात करें मौर्य जो साम्राज्य, मौर्य काल की बात करें, उस समय जो शिलालेखों की संख्या जो होती है 14 होती है। और पहले शिलालेख पर क्या लिखे गए हैं, दूसरे शिलालेख पर क्या लिखे गए हैं, और ऐसे करके कुल जो शिलालेख हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं शिलालेखों को मैं प्रमुख रूप से लिखा हूँ। ये जितने भी मैंने टॉपिक लिखा है यह कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, या बीपीएससी का हो, या यूपीएससी का हो, या बिहार दरोगा का हो, या यूपी दरोगा का हो, कोई भी एग्जाम देते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है तो इसके एमसीक्यू आपके डिस्क्रिप्शन के नीचे दिए जा रहे हैं, आप उनको देखिए। और उसमें ये बताए गए हैं कि कब कब कौन से, ठीक है, कब कब कौन से एग्जाम में ये आए हैं, तो उनको जरूर देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद मेरे दोस्तों तो समझते हैं। पहले शिलालेख में, ठीक है, पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। किसकी निंदा की गई है? पशु बलि की। कहने का मतलब ये है कि पहला जो शिलालेख था उसमें निंदा की गई पशु बलि की, कि पशु की बलि नहीं देना है, पशु की हत्या नहीं करना है। लेकिन बताया जाता है किताबों में कि मौर्य काल में उनके किचन में ही मौर्य के पंख मिले हैं। जबकि चौथे शिलालेख में मौर्य साम्राज्य के अशोक के, ठीक है, अशोक के चौथे शिलालेख में, ठीक है, यह बताया जाता है कि भेड़ी घोष की जगह धर्म घोष की बातें बताई गई है। भेड़ी घोष का मतलब होता है कि जहां युद्ध की जो बातें होती थी, पहले युद्ध से ही राज्य जीते जाते थे, लेकिन इसमें बताया है कि युद्ध के जगह पर धर्म घोष यानी धर्म के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से राज्य को चलाना है। ये बातें चौथे शिलालेख में बताई गई है। जबकि 7वें और 8वें शिलालेख की बात करते हैं। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही है दोस्तों? अगर आ रही है तो जरूर कमेंट करेंगे, बताएंगे कि हाँ भी समझ में आ रही है। अब बात करते हैं 7वें और 8वें शिलालेखों में। तो इस समय तीर्थ यात्रा का उल्लेख मिलता है कि अशोक ने कहाँ कहाँ तीर्थ किया था, कैसे कैसे यात्रा किया था, उनकी वर्णन मिलते हैं कौन से? 7वें और 8वें शिलालेख में। जबकि बात करते हैं 13वें शिलालेख की, तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध, ठीक है, ये आप नहीं देखें वीडियो जरूर देखिएगा पीछे वाला, ठीक है। कलिंग युद्ध होता है, जो कलिंग युद्ध होता है वो उड़ीसा में होता है, और उसी समय अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये हृदय परिवर्तन जो बातें लिखी गई है कौन से शिलालेख में लिखी गई है? तो 13वें शिलालेख में लिखी गई है। अशोक के 13वें शिलालेख में जो अशोक के धर्म हृदय परिवर्तन की बातें जो लिखी गई है 13वें शिलालेख में लिखी गई है। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगर कोई दिक्कत है तो जरूर कमेंट करेंगे, बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं शिलालेखों का जो खोज था वह कब हुआ था। तो शिलालेखों का जब खोज हुआ वह 1750 ईस्वी में हुआ था। और ठीक है, हेंथेलर ने यह क्या किया था भैया, इनकी खोज की थी
किसने, फैनथेलर ने क्या किया था, इसकी खोज की थी 1750 ईस्वी में। जबकि पहली बार इसे पढ़ने वाले जो व्यक्ति थे जिनका नाम, वो कब पढ़े थे भाई, तो 1837। अब एनसीईआरटी का बुक देखिएगा तो वहां पर 1838 दिए गए हैं। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी का फॉलो करते हैं। तो हम यहाँ पर 1838 ईस्वी में, ठीक है, यहाँ पर 37 और 38 दोनों दिया है। जेम्स प्रिंसप ने इन्हें क्या किया था, पढ़ा था। ठीक है, जबकि बात करें सबसे बड़ा शिलालेख है, जो 14 में से सबसे बड़ा शिलालेख जो है वह 7वां, जबकि सबसे छोटा शिलालेख जो है वह 14वां है। कौन सा है, 14वां सबसे छोटा शिलालेख है। ठीक है ना, याद रखेंगे। अब बात करते हैं कि शिलालेखों पर किस तरीके की भाषा लिखी गई थी, कौन सी भाषा लिखी गई था। तो 4 तरीके की भाषा लिखी गई थी, ब्राह्मणी, खरोष्टी और ग्रीक, ठीक है, और अरमाइक भाषा में लिखी गई थी। जबकि बात करें ये जो खरोष्टी है ये दाएं से बाएं लिखा जाता था। ठीक है, जैसे उर्दू लिखा जाता है इस तरीके से, तो इस तरीके से दाएं से बाएं लिखा जाता था। जबकि ब्राह्मणी जो है वह बाएं से दाएं लिखा जाता था। तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि ब्राह्मणी लिपि जो है सबसे ज्यादा लिखी गई है। आप भारत का अगर मैप देखेंगे तो ये पश्चिमी जो छोर था भारत का, ये जो पश्चिमी जो छोर था इधर पश्चिम का, इधर ही ब्राह्मणी लिखी, जो पाकिस्तान का क्षेत्र है उधर ही ब्राह्मणी ज्यादा मात्रा में लिखी हुए शिलालेख मिली हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, इधर अब बात करते हैं स्तंभ की। अपने हमने शिलालेख के बारे में समझा था कि शिलालेख में कौन बड़ा है, कौन छोटा है और उनसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक मैंने समझाने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं स्तंभ की। किसकी बात करते हैं, स्तंभ का मतलब होता है इस पिलर जैसा होता है, आप देखे होंगे पिलर के जैसा होते हैं स्तंभ जो होते हैं पिलर के जैसा। तो 7 स्तंभ थे अशोक के, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसमें सबसे प्रमुख स्तंभ जो है वह सारनाथ का स्तंभ है। कौन सा स्तंभ है, सारनाथ के स्तंभ। और उस पे जो है सारनाथ के स्तंभ पर शेर जो है, सिंह का जो है, सिंह के चित्र दिखाए जाते हैं। देखने में आपको उसमें 3 लगेंगे, कहीं से आप देखिएगा तो 3 लगेंगे देखने में, लेकिन होते कितने हैं स्तंभ पर, तो वह 4 शेर होते हैं। इनको भी याद रखेंगे। जबकि सारनाथ स्तंभ से ही राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में उन्हें रखा गया है। आप देखेंगे सिक्कों पर या जहाँ न्यायालय होता है उस पर भी लगाया जाता है। ठीक है, उस स्तंभ पर, सारनाथ के स्तंभ पर कुछ जो जानवर के हैं, जो पशु के चित्र मिले हैं, हाथी, घोड़ा, सिंह और बैल के चित्र मिले हैं। जबकि आप लोग झंडा देखे होंगे, अपना फ्लैग जो होता है झंडा देखे होंगे, उसमें 24 जो तिलिया जो ली गई हैं, इस तरीके से 24 जो तिलिया ली गई हैं, ये सारनाथ स्तंभ से ही ली गई है। इनको भी याद रखेंगे। बात समझ में आ रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं बताने का प्रयास करूंगा। अब बात करते हैं गुहा लेखों की। गुहा लेख का मतलब होता था गुफाओं से बात की जा रही है। ठीक है, बताया जाता है बराबरी की पहाड़ी पर, किसकी पहाड़ी पर, बराबरी की पहाड़ी पर आजीविकों के लिए, किसके लिए, आजीविकों के लिए अशोक द्वारा निवास स्थान बनाया गया था। ठीक है, बराबर की जो पहाड़ी है उस पर अशोक द्वारा जो आजीवक होते थे, कहा जाता है कि आजीवक का मतलब जो नीच जाति के जो जाति होते थे, उनके जीवन के लिए बराबर की पहाड़ी पर गुहा लेखें बनवाई गई हैं। और गुहा लेखों में क्या होता था, लोग रहते थे, अपना निवास कार्य चलाते थे। जबकि उनके बाद, ठीक है, उनके पौत्र, ठीक है, इनके पौत्र दशरथ द्वारा नागा अर्जुन, ठीक है, पहाड़ी पर गुफा का निर्माण करवाया गया है। क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नागा अर्जुन पहाड़ी पर किसके द्वारा ये गुहा का निर्माण करवाए गए हैं, तो इनके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्माण कराए गए हैं। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही है दोस्तों, तो जरूर कमेंट करेंगे, बताएंगे। ठीक है, अगला बात करते हैं कि जबकि स्तूपों की बात करते हैं, स्तूप का मतलब होता है पूजा का घर। जो बौद्ध धर्म के जो पूजा का घर होता था उन्हें स्तूप कहा जाता है। और इसमें बताया जाता है कि उन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए थे। लेकिन प्रमुख रूप से आपकी बात करें तो सांची का स्तूप और भरवत का स्तूप सबसे प्रमुख है। ठीक है, सांची का स्तूप की बात करें, सबसे प्रमुख स्तूप जो होते थे ये इस तरीके से होते थे, जैसे आप देखें
देखे होंगे तो इस तरीके के स्तूप होते थे, ठीक है। स्तूप जो है इस तरीके के होते थे। जबकि बात करते हैं राजप्रसाद की, तो राजप्रसाद जो है यह पाटलिपुत्र में है, ठीक है। यह भवन के बारे में बताया जाता है कि राजप्रसाद पाटलिपुत्र से प्राप्त होता है और इसमें 80 स्तंभ वाले, कौन से स्तंभ वाले, 80 स्तंभ वाले, ठीक है, पत्थर एवं लकड़ी से बने हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि राजप्रसाद जो है पाटलिपुत्र पटना में जो है, ठीक है, वह कितने स्तंभ के हैं, तो 80 वाले जो स्तंभ हैं वह पत्थर के हैं, जबकि उनके छतें जो हैं वह लकड़ी के बनाए गए हैं। तो इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जबकि कला की जो बात करें, कला यहाँ पर देख रहे हैं, ये राजप्रसाद होते थे। जो कला की बात करते हैं तो कुछ महलों के द्वारा, राजाओं के द्वारा बनाया जाता था कला, और कुछ जो होते थे लोगों के द्वारा, यानी लोक कला होते थे। लोक कला की बात करें तो यक्ष और यक्षिणिया की सबसे पहले मूर्ति बनाई गई थी। याद रखेंगे, यक्ष और यक्षिणिया की मूर्ति बनाई गई थी, जिन्हें हम लोग क्या कहते थे, NBPW। इसका मतलब होता है उत्तर काली पॉलिश मृदा भांड। इसका मतलब क्या होता है, NBWP का मतलब होता है उत्तर काली पॉलिश मृदा भांड, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गई हो दोस्तों। अब बात करते हैं अशोक के धम्म के बारे में, ठीक है। धम्म की बात करते हैं तो अशोक जो था धम्म, वह ये नहीं कहता था कि बौद्ध ही धर्म को मानिए, वह सभी धर्म को मानने वाला था। तो सभी धर्मों का यह सार था। ये नहीं कहता था अशोक कि हम इस धर्म को नहीं मानेंगे, अगर आप इस धर्म को नहीं मानेंगे तो मेरे राज्य में नहीं रहेंगे। वह सभी धर्मों को मानता था, लेकिन बौद्ध धर्म के साथ साथ वह नैतिक पर भी आधारित था। ये नहीं कहता था, उनका नैतिक विकास भी था। वह बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों को भी मान्यता देता था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म प्रचार के लिए उन्होंने क्या किया कि अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका धर्म प्रचार के लिए भेजा, ठीक है। किसको भेजा था भैया, अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका के राजा के पास से विदा किया कि आप वहां पर जाइए और बौद्ध धर्म का प्रचार कीजिए। और जाकर वहां राजा से मिलते हैं और बौद्ध धर्म को प्रचार करते हैं, और वहां के राजा बौद्ध धर्म को मान लेते हैं। बौद्ध धर्म, यहाँ पर लिखा है कि धम्म महामंत्रों की नियुक्ति, और उन्हें बताया जाता है कि उन्होंने धम्म महामंत्रों की नियुक्ति की थी। जो धर्म प्रचार करते थे उनके लिए नियुक्ति की जाती थी कि आप धर्म प्रचार करेंगे। अब बात करते हैं कि अब, ठीक है, शिलालेख और स्तंभ और स्तूप का निर्माण करवाए थे। उन्होंने शिलालेख, स्तंभ और स्तूप का निर्माण करवाए थे। अब हम बात करते हैं कि उन्होंने अपने समय में, जब ये उनका धर्म परिवर्तन हो गया, ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसी में उनका धर्म परिवर्तन हो जाता है। क्यों परिवर्तन हो जाता है, तो उनके कारण थे, क्योंकि कलिंग युद्ध में, ठीक है, बहुत सारे महिलाएं और पुरुष मारे जाते हैं। जब अशोक जो है उस कलिंग युद्ध में पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सी विधवाएं और बहुत सारे बच्चे और बच्चियां मरकर बिलख रहे हैं, और वहीं उनका धर्म परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं कि धर्म परिवर्तन होने के बाद वह 10वें वर्ष यानी 9वें वर्ष वह कलिंग का युद्ध लड़ते, और 1 वर्ष बाद ही वह यात्रा पर गए थे बोध गया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10वें वर्ष वह कहाँ गए थे अशोक, तो बोध गए थे। जबकि, ठीक है, 20वें वर्ष जो थे वह कहाँ गए थे, तो लुम्बिनी गए थे, ठीक है। कहाँ गए थे, लुम्बिनी गए थे। और धर्म यात्रा के कुछ क्रम भी पूछ लिए जाते हैं कि सबसे पहले कहाँ गए थे, तो गया गए थे, कुशीनगर, लुम्बिनी, ठीक है। उसके बाद कपिलवस्तु, सारनाथ और सरास्ती गए थे। तो इन क्रमों को भी याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा दोस्तों, और MCQ को जरूर पढ़िएगा क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। नमस्कार दोस्तों।